जय श्री कृष्ण। पिछले 5 सालों में, अब अगले 5 साल के लिए आप वोट डालने जा रहे हैं। ऑल मेरे यंग फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइमर वोटर्स और बड़े बुजुर्ग भी, मेरे जैसे साथी भी, पिछले 5 साल लेखा जोखा भी हमें हमारी आंखों के सामने होना चाहिए। एक एक घटना मैं सबके दिमाग में ला रहा हूँ, क्योंकि मैंने फिर बोला है, हमारी मेमोरीज हमारे रोटी पानी में ही गुजर जाती है। हालांकि ये शायद हर देश का हाल ऐसा हो, मुझे पता नहीं है। और देशों में ज़िंदगी की शायद इतनी कीमत है या नहीं है, मुझे भी नहीं इतना पता नहीं है। लेकिन हम सनातनी हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, तो हमारे यहाँ फैमिली वैल्यूज़, फैमिली कल्चर, धर्म के प्रति सम्मान काफ़ी ज़्यादा है। तो फीलिंग भी ज़्यादातर उसी तरह की डाली जाती है, बच्चों में भी और बड़ों में भी रहती है। आज मैं जो टॉपिक आपके साथ ला रहा हूँ, जो पीछे इस 5 सालों में गुज़रा, जिसको हैंडल किया है, कोविड। हालांकि सरकार बताएगी हमने किया, कोविड में बहुत कुछ किया, और ये इसमें कोई छुपा हुआ चीज़ भी नहीं है। लेकिन मैं भी इसको थोड़ा अपने तरीके से एनालिसिस करूँगा, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से मैंने भी बहुत कुछ देखा है, मेरे परिवार में भी मैंने देखा है कि वो कोविड का पीरियड क्या था और उसको हमारी सरकार ने कैसे हैंडल किया, जिसका बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, जिसमें एक मैं भी था। बिकॉज मेरा बिज़नेस भी साल सवा साल ऑफिस बंद रहा, लेकिन मेरा बहुत छोटा सा बिज़नेस था। मेरे स्टाफ ने मेरे साथ कोऑपरेट किया। जब ये मैं शुरू कर रहा हूँ, जब ये लॉकडाउन प्राइम मिनिस्टर सर ने अनाउंस किया, उसके एक हफ्ते बाद हमको जो जो प्रबुद्ध सज्जन वर्ग है, उनको तो समझ आ गया कि बहुत सही मूव हुआ है बंद करना। क्यों? मैं उसका रीज़न बताता हूँ। उन दिनों जिधर भी आप निगाह मारते थे, जिधर भी, इंडिया में भी और अमेरिका में भी, पूरे यूरोप में, यूके में, एंडलेस डेथ्स, मतलब कोई गिनती नहीं है कितनी डेथ्स हो रही हैं। क्योंकि ये एक ऐसी त्रासदी, ये एक ऐसी घटना थी जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन नहीं है, कोई इसकी मेडिसिन नहीं है, एंड डेथ इज़ जस्ट 5-10 मिनट्स अवे फ्रॉम यू, मे बी 24 आवर्स। और मैक्सिमम परमात्मा ने अगर किसी का समय लिखा हुआ है तो 30-35 घंटे गुजार लेते थे। हमने अपनी आंखों से अपने परिवारों में बहुतों को ऐसे जाते देखा है। तो ये हमारी सरकार ने सोचा कि ऐसे तो हमारे पास दवाइयाँ नहीं हैं, सब कुछ खुला रखेंगे, दुकानें, बाज़ार, ऑफिस, काम। तो जो मैं अपनी आंखों से चाइना में या यूरोप में, या चाइना से तो बहुत छुप छुप के वीडियो आते थे, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ में तो कोई ऐसा है ही नहीं, ओपन 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 दिखा रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। अमेरिका में शायद फाइज़र दवाई जल्दी आ गई थी शायद, लेकिन उसके पहले ही बहुत मेजर डेथ्स हुई। इंडिया में, भारत में इसका इनिशिएशन दवाइयों का, इस दवाई का लिया गया। और मुझे वो दिन भूलता नहीं है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री उस फैक्ट्री में गए जहाँ ये इंजेक्शंस, जहाँ ये दवाइयाँ
ट्रायल स्टेज हो चुका था या मतलब ऑलमोस्ट तैयार होने की स्टेज में थी। मैं समझता कोरोना के टाइम में लोग घरों से बाहर निकलने से डरते थे, निकले ही नहीं। मैं तो नहीं निकला, मुझे नहीं पता कौन कितने निकले। डॉक्टर्स गए हैं मजबूरी में, डॉक्टर्स की हालत देखी है हमने। एक ऐसे डॉक्टर को दिल्ली से जाते देखा जो लोगों को सब समझा रहे हैं, डॉक्टर अग्रवाल, कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, कुछ डरने की बात नहीं है, और खुद चले गए कोरोना में, खुद चले गए। दिल दुखा बहुत बहुत। लेकिन प्राइम मिनिस्टर सर खुद उस फैक्ट्री में गए, देख के आए, और जितनी तेज़ी से यहाँ दवाई लॉन्च हुई, इंजेक्शंस लॉन्च हुए, दे वर सो रिमार्केबल। ये क्लियर है, अगर वो हम बंद नहीं करते तो बाज़ार या ऑफिस ये सब कुछ बंद नहीं होता। आप क्या समझते हैं, सरकार को जीएसटी का नुकसान नहीं हुआ या रेवेन्यू का नुकसान नहीं हुआ? कितना नुकसान, कितना हो गया। फिर वही बात है, बात तो किसी घर के बड़े की ये होती है, जान है तो जहान है। ज़िंदगी बचेगी तो फिर कमाएंगे, यही सोच हम जो हमारे देश चलाने वाले उनकी भी यही सोच है, यही रही तो ऐसा हुआ। इंजेक्शन्स आए, तेज़ी से बटने लगने शुरू हुए। मैं उन दिनों सुनता था जो फाइज़र इंजेक्शन की कॉस्ट ले रहा था, उससे पता नहीं 1/10 तक पता नहीं क्या कॉस्ट है। एनीवे कॉस्ट को सरकारी हॉस्पिटल्स में फ्री लगाए गए। जो मैन्युफैक्चरर हैं, साइरस पूनावाला सर थे जिन्होंने ये इसको इनिशिएट किया, बनाया, उन्होंने शायद 20 लाख इंजेक्शन, पता नहीं कितने इंजेक्शन तो फ्री दिए सरकार को, शुरू में ही ग्रांट में दिए, जो हमारे डिस्पेंसरीज़ में, हॉस्पिटल्स में बांटे गए। नॉट ओनली दैट, एमरजेंसी में इतनी बुरे हाल थे दूसरी कंट्रीज़ में, छोटी कंट्रीज़ में। जब थोड़ी सी पोजीशन हमारे देश में स्टेबलाइज हो गई, होने लग गई, तो फिर काफ़ी सारे इंजेक्शन्स बाहर भी भेजे गए। ह्यूमैनिटी, दिस इज़ कॉल्ड ह्यूमैनिटेरियन एड। अगर हमारे देश में उसको भी बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया कि हमारे देश में तो है नहीं पूरा, आप बाहर भेज रहे हो। ऐसा होता नहीं है। आज उनके घर कष्ट है तो कल हमारे घर भी कष्ट आ सकता है। कष्ट को तो मिल बांट के ही चलाना चाहिए। बहुत तेज़ी से इंजेक्शन्स आने शुरू हुए। उन दिनों तो बहुत कई बार मजाक लगता था, वो कहते हैं हम नहीं लगवाएंगे, ये ख़राब हैं, डर लगता है। और ऐसे ऐसे वीडियो आते थे, माएँ बच्चे मना करते हैं, नहीं हम नहीं लगवाएंगे, हम नहीं लगवाएंगे। जबकि हमें मालूम है, जब हम पहला इंजेक्शन लगवाने गए हॉस्पिटल में तो 50 आदमियों की लाइन तो होगी। और सुबह से लेकर शाम तक नर्सेज, नर्सिंग स्टाफ और सारे जो मैनेजमेंट स्टाफ, उनकी सेवा को भी आप नहीं भूल सकते, बिल्कुल नहीं भूल सकते। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की सेवा, बहुत सारे डॉक्टर्स चले गए सेवा करते करते, कोई गिनती नहीं है। लेकिन ये जो ट्रेजेडी थी, ये त्रासदी थी, ये दिस वाज अगेन ए कॉल फ्रॉम गॉड ऑलमाइटी टू अस कि मैं भी हूँ भाई, मेरे से बड़े तुम लोग नहीं हो। लाखों रुपए वाले, करोड़ों रुपए वाले भी चले गए उन दिनों में, बहुत गए, किसी की गिनती करना बहुत मुश्किल है। लोगों के मकान भी बिके बच्चों को बचाने के लिए। कुछ के बच्चे बचे, कुछ के बड़े बचे, कुछ के नहीं बचे। वो पीरियड एक कैसा था जिसमें मैं समझता हूँ हमें ये ज़रूर ध्यान करना चाहिए
कि हमारे यहाँ का लॉस वर्सेस द लॉसेस इन अदर कंट्रीज़। पूरे यूरोप में क्या हाल रहा, यूके में क्या हाल रहा, यूएसए में क्या हाल रहा, जो अपने आप को डेवलप्ड कंट्री गिनती हैं। आई डोंट नो अबाउट द जापान, मेरे को शायद अभी याद नहीं है, मैं नहीं बोल सकता हूँ। बहुत सारी कंट्रीज़ में देखता था कि मतलब सारी तो आंखों में आपसे बोला ही नहीं जाता। अमेरिका में तो मैं जो देखता था हॉस्पिटल में, सी दैट्स द डेडिकेशन ऑफ देयर स्टाफ। उनको सोने का टाइम नहीं है, सोने की जगह नहीं है, साइड में ही वो आराम कर रहे हैं, साइड में पड़े सो रहे हैं, उठ रहे हैं। इस 24/7 पेशेंट्स भी ले रहे हैं और डेड बॉडीज़ को भी भेज रहे हैं। ये मैंने यूएसए का तो खुद देखा है, ऐसे इंडिया में भी बहुत हुआ होगा। लेकिन अब असली बात पे आऊँगा। मेरे मन में पूरा विश्वास था ये, क्योंकि मेरी किसी से बात हुई थी। मैंने कहा सर ये समय है तो ख़राब, लेकिन जिस दिन हम खड़े हो गए, जिस दिन हमारे ऑफिसेज खुल गए, आवर कंट्री विल बी द फर्स्ट वन टू मूव अप वेरी फास्ट। मुझे गवर्नमेंट का विज़न पता था ना, जो हमारे दिमाग में आता है। गवर्नमेंट ने अपने विज़न को इतना मजबूत रखा, उन्होंने इतना पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया, इतने कॉन्ट्रैक्ट हुए। लगभग आप देखिए कोरोना के पीरियड में भी, और कोरोना जैसे ही एकदम ख़त्म होना शुरू हुआ, हमारे नॉर्थ में, जो मैं एनसीआर रीजन में रहता हूँ, यहाँ तो बेशुमार काम, बेशुमार। आप नाम बोलो तो सेंट्रल विस्टा, नाम बोलो तो पार्लियामेंट, नाम बोलो तो आईटीपीओ, नाम बोलो तो द्वारका एक्सप्रेसवे, आरआरटीएस मेरठ। सरकार ने, गवर्नमेंट ने इतना पैसा इन्फ्यूज़ किया, इतना फंड इन्फ्यूज़ किया कि लोगों को इमीडिएट काम मिलना चाहिए, इमीडिएट। हम छोटे से कंपनी में, मेरा काम उससे रिलेटेड है, तो सेंट्रल विस्टा जैसे शुरू हुआ हमें ऑर्डर मिल गया काम का। आईटीपीओ में तो हम पहले भी काम कर रहे थे, जो प्रगति मैदान जो नया बना है, लेकिन उसके बाद फिर और काम आ गया, क्योंकि जो लॉस टाइम था, जो समय लॉस हुआ, उसको इस सरकार ने तेज़ी से पूरा करने की कोशिश की। उससे रिलेटेड फिर सबके काम चल पड़े। आज की डेट में अगर आप देखिए, मैं इसलिए यंग जनरेशन को बोलता हूँ, वी आर वन ऑफ द बेस्ट ग्रोइंग नेशन पोस्ट कोरोना। कोरोना के बाद हमारा देश मेरे ख्याल सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाला देश है। बाकी देश हमें कंपेयर करना तो कर भी सकते हैं, नहीं तो हमें कंपेयर करने की ज़रूरत वैसे नहीं है, हमें तो अपने को देखना है। मैं सुनता हूँ, हमारे जो मित्र हैं, जो लोग हैं, वो बोलते हैं कि हमारा जो साल का नुकसान हुआ वो सब हमने भरपाई कर ली। यहाँ के बाज़ारों में पाँव रखने की जगह नहीं होती आज की डेट में भी। इतना काम है हर फील्ड में, बिकॉज एक बार गवर्नमेंट ने रोटेट कर दिया पैसे को, काम के लिए शुरू किया, तो हाथ खुलते गए, काम आता गया। ऑफ कोर्स सैलरीज तो थी सबके हाथ में, और बाकी तो मैं गेहूँ शेहूँ की बातें मैं नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये अपने जनरेशन को बताऊँगा, इस चीज़ को भी आप बिल्कुल मत भूलिए। कोरोना के आफ्टर शॉक्स अभी भी बहुत सारी कंट्रीज़ में हैं,
बहुत सारी कंट्रीज़ में हैं। रीज़न बीइंग क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट होते थे क्लॉथ के, गारमेंट्स के। यूरोप ऑलमोस्ट निल है, पैसा नहीं है उनके पास हमसे तो इंपोर्ट करने के लिए। इकॉनमी बहुत नीचे है, लेते हैं तो उस हिसाब से नहीं लेते हैं वो इंपोर्ट। सो जबकि हमारे यहाँ तो मैं समझता हूँ वी आर मोर देन नॉर्मल। सो शायद हम कोरोना का जख्म मोर और लेस भूल भी चुके हैं। हालांकि जिनके परिवार के गए हैं वो तो कभी को भूलने का है ही नहीं, ना ही हमें भूलना भी चाहिए। लेकिन ये गाड़ी चलने वाली है, गाड़ी चलती रहेगी। मैं यंग जनरेशन को बोलूँगा अपनी सेहत का, अपना खाने पीने का ख्याल रखें, बिकॉज आप लोग ही हैं इस देश की एसेट्स। असली एसेट्स हमारी यंग जनरेशन ही है, जो अभी IITs या MBBS या जो भी एजुकेशन में जा रहे हैं, कुछ भी एजुकेशन में हैं, जो पढ़ रहे हैं वो, प्लस किसान भी। मैं किसानों को तो मैं कभी जिक्र नहीं, लेकिन किसान हमारे जिसे कहते सॉलिड बैकबोन है, सॉलिड बैकबोन। नहीं तो किसान बैकबोन ना हो, नहीं तो कैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर या गवर्नमेंट अनाउंस कर देगा 5 साल आपको गेहूँ फ्री। इसका मतलब हमारे पास हमारे किसान हमारी मदद कर रहे हैं ना, पोस्ट करोना, ड्यूरिंग करोना। हालांकि असर उन पे भी हुआ होगा, बट देन एवरीबॉडी हैज़ रिकवर्ड, ऑलमोस्ट एवरीबॉडी हैज़ रिकवर्ड। जिन्होंने उस समय सफ़र किया, जिसमें ऑफकोर्स मैं भी हूँ, तो इसलिए मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन फिर भी उन सब के लिए परमात्मा से हम दुआएं मांग सकते हैं। ये एक समय है, गीता का एक छोटा सा श्लोक है, पाठ है, वो कहता है आप सब कुछ कर लो, सब कर्म आप कर सकते हो। आप आए हो दुनिया में, आप जो भी आपने करना है मेरे को याद करो तो अच्छा है, लेकिन आप अपना घर का कार्य, अपना सब काम पूरा कर सकते हो, आप आज़ाद हो। लेकिन 2 चीज़ों की आज़ादी नहीं दूंगा कभी भी, नहीं मिलती किसी को भी। आने की, दुनिया में आने की, और दुनिया से जाने की। आपका समय कब पूरा होने वाला है, कब आपने जाना है, किस तरह आपने जाना है, ये प्रभु के हाथ में है। सो समय का जो लेखा जोखा होगा वो हमारे प्रभु श्री राम जानते हैं, या श्री कृष्ण जानते हैं, या जो भी हमारे प्रभु जिनके हैं, जिनके अल्लाह हैं, वो जानते हैं। सब जगह से सब और से लोग गए हैं। तो लेकिन आज की डेट में मैं फिर कहूँगा हम बहुत बहुत अच्छी हालत में हैं। तो आगे भी हमको ये टेम्पो बना के रखना है। मैं पहले भी कहता रहता हूँ, हम तो शायद अब अपनी दुनिया में ज़्यादा लंबा नहीं रहेंगे, लेकिन मैं फिर कहूँगा आफ्टर से 10 साल और लगा लो, 12 साल के बाद, 2040 के बाद आप समझिए हम एक डेवलप्ड नेशन की तरह नज़र आने चाहिए। 2047 में तो हम बहुत 100% जैसे बोलते हैं ना, मैंने कल भी पहले भी कहा है, विल बी प्रोनाउंस्ड एज फुल्ली डेवलप्ड। लेकिन 2040 ऑनवर्ड वी शुड लुक, वी हैव एंटर्ड इनटू ए डेवलपिंग लीग। डेवलपिंग कंट्रीज़ की लीग में हम आ चुके हैं। ये हमारे एम होने चाहिए। ये एम हमारी यंग जनरेशन ही पूरा करेगी। वीडियो आपको समझ आया, कुछ पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। फिर वही एक ही सेंटेंस है मेरा, जागरूक नागरिक बनिए, सोच समझ के अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन
इस्तेमाल ज़रूर कीजिए प्लीज़। जय श्री कृष्ण।